तो मूवी की शुरुआत होती है 15वीं शताब्दी से, जहां पर्सी नाम के सोल्जर ने अभी अभी स्कॉटलैंड की आर्मी को धूल चटाई थी। उन सबको धूल चटाकर वो इंग्लैंड के राजा के पास पहुंचा, जहां कैंडल नाइट डिनर के बीच ही उसने राजा से अपनी वेल्स में रह रही फैमिली के लिए थोड़े पैसे और प्रॉपर्टी मांगी। लेकिन राजा ने उसे ये सब देने से ऐसे मना कर दिया जैसे पर्सी ने उससे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल दिया हो। खैर, ये सुनकर पर्सी गुस्से में यहाँ से चला गया। दूसरी तरफ राजा का बेटा प्रिंस हेनरी बिस्तर पर औंधे मुंह शराबियों की तरह पड़ा था। तभी वहां उसका रिटायर्ड सोल्जर दोस्त जॉन आया, जिससे हमें पता चला कि हेनरी को पॉलिटिक्स और राज्यों की लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना नहीं था। अब ये नशा पत्ता करने बाहर निकले, जहां राजा का एक मैसेंजर हेनरी को कोने में ले गया। वो बोला कि महाराज की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही, इसलिए वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर पहले तो हेनरी ने मना कर दिया, लेकिन जब जॉन ने उसे समझाया कि अगर तुम्हारे मिलने से पहले महाराज को कुछ हो गया तो फिर तुम खुद को माफ नहीं कर पाओगे, ये सोचकर हेनरी अगले दिन राज दरबार में पहुंच गया, जहां राजा ने घोषणा करी कि भले ही मेरा बड़ा बेटा हेनरी हो, लेकिन तब भी मेरे बाद इस राज्य को थॉमस मतलब मेरा छोटा बेटा ही संभालेगा। इस बात से हेनरी को उतना ही फर्क पड़ा जितना आजकल की मीडिया को इन दंगों से पड़ता है। खैर, हेनरी को इस बात से तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब उसे ये पता चला कि कल थॉमस पर्सी की आर्मी से लड़ने जा रहा है तो उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि उसके हिसाब से जो दुश्मनी उसके फादर की वजह से शुरू हुई उसका बच्चों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन थॉमस भी अपनी ऐट में पूरा टैट था, इसलिए वो पर्सी से लड़ने के लिए पीछे नहीं हटा। अब ये सुनकर हेनरी वहां से चला तो गया, लेकिन उसका तन मन अपने भाई थॉमस की टेंशन में ही जकड़ा हुआ था। इसलिए अगली ही सुबह वो जंग के मैदान में पहुंच गया, जहां थॉमस हेनरी पर भड़कने लगा कि तुम जरूर मेरी जंग में अपना नाम कमाने आए हो। लेकिन हेनरी बोला कि मुझे बस तुम्हारी और उन बेकसूर लोगों की चिंता है जो इस दंगे मेरा मतलब युद्ध में अपनी जान गंवाएंगे। जिसके बाद हेनरी ने पर्सी के पास अपना एक मैसेज भिजवाया कि पर्सी चाहे तो 1-on-1 फाइट भी कर सकता है, जिससे कि बाकी सोल्जर्स की जान भी नहीं जाएगी। इस बात के लिए पर्सी ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो खुद थॉमस के खेमे में पहुंचा, जहां हेनरी भी अपना मुकुट पहनकर लड़ने के लिए तैयार हो गया। अब इनकी लड़ाई शुरू हुई, जिसमें दोनों ने जम के एक दूसरे का सामना किया, लेकिन मौका लगते ही हेनरी ने पर्सी पर कोई मर्सी मतलब दया नहीं दिखाई, जिसके चलते उसने पर्सी की बरसी बनाने का इंतजाम कर दिया। हेनरी ये फाइट तो जीत गया, लेकिन थॉमस उसे उल्टा ही चमकाने लगा कि मैं आज यहाँ सबका लीडर बनना चाहता था, लेकिन तुमने अपनी टांग अड़ाकर सब कुछ खराब कर दिया। हेनरी ने थॉमस की बातों को बिल्कुल वैसे इग्नोर कर दिया जैसा आपको पता ही है, लेकिन पर्सी को मारने के बाद उसके मन में खुद के लिए नफरत जागने लगी। तभी कुछ दिन बाद राजा का सुप्रीम सलाहकार विलियम हेनरी से मिलने पहुंचा, जहां वो हेनरी से बोला कि राज्य को जल्द ही आपकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि महाराज अपनी आखिरी सांस गिन रहे हैं। ये सुनकर हेनरी बोला कि राज्य को मेरी क्यों, थॉमस की जरूरत पड़नी चाहिए। तब विलियम ने बताया कि थॉमस भैया तो वेल्स की लड़ाई में मारे गए, इसलिए इंग्लैंड को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वरना कोई भी देश हम पर कब्जा कर लेगा। ये सुनकर हेनरी चुपचाप राजा से मिलने पहुंचा, जहां राजा हेनरी को राज्य की जिम्मेदारी देकर अपने बेटे थॉमस से मिलने पहुंच गए। अब यहाँ हेनरी का राज्याभिषेक शुरू हुआ, और उधर सैनिक जब हेनरी से जुड़े सामान को लेने पहुंचे तो उन्होंने वहां से जॉन को भगा दिया कि भाग, हमारे राजा तेरे जैसे झिंगुर को दोस्त क्यों बनाएंगे। यहाँ रात को हेनरी के राजा बनते ही खूब माल पानी वाला डिनर रखा गया, जहाँ बाकी देशों के राजा ने हेनरी के लिए गिफ्ट भेजे थे। हेनरी ने काफी गिफ्ट अपने भाई बहनों को दे दिए, लेकिन उन्हीं गिफ्ट में से उसे गिफ्ट फ्रांस के राजा का मिला, जिन्होंने हेनरी के लिए बिना किसी लेटर के साथ एक बॉल भेजी थी। हेनरी ने ये सोचकर वो बॉल रख ली कि चलो ये मुझे मेरी एक्स की याद दिलाएगी, लेकिन अगली सुबह विलियम ने उसके मन में जहर घोलना शुरू कर दिया कि जरूर फ्रांस का राजा आपको एक बच्चा समझता है, इसलिए उसने आपके लिए एक बॉल भेजी। लेकिन हेनरी को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अभी उसे अपने देश में शांति स्थापित करनी थी।
जिसके बाद अपने ससुराल जाने से पहले हेनरी की बहन ने उसे समझाया कि तुम कभी भी आंख बंद करके इन सलाहकारों पर विश्वास मत करना, क्योंकि ये हमेशा अपने फायदे की सोचते हैं, और ऐसा क्यों यह हमें आगे पता चलेगा। कुछ दिन बाद ही इंग्लैंड का बिशप इन सबको बताने लगा कि कैसे फ्रांस अपने देश में गलत नीतियां चला रहा है। तब हेनरी बोला कि भैया हम इंग्लैंड में रहते हैं, तो हमें इंग्लैंड के बारे में बताओ। फ्रांस में ना तो हमारा शासन है ना हमारी गवर्नमेंट, तो हम फ्रांस के बारे में जानकर क्या करेंगे। इस बात से बिशप और बाकी पादरी काफी नाराज हो गए कि कैसे हेनरी ने थोड़ी समझदारी वाली बात कह दी। यहाँ जॉन की जिंदगी से हेनरी नाम की चिड़िया गायब होते ही उसकी जिंदगी एकदम बंजर बन गई, क्योंकि हेनरी के ना होने की वजह से अब उसका खर्चा पानी बिल्कुल बंद हो चुका था, जिसके चलते शहर वाले भी जॉन को चमकाने लगे कि इस लप्पू जैसे आदमी को कोई राजा अपने मुंह क्यों ही लगाएगा। या हेनरी की मुलाकात एक किलर से हुई जिसने बहुत सारे पैसों के बदले हेनरी को बताया कि मुझे फ्रांस के राजा ने आपको मारने के लिए भेजा है। अब ये बात जब रॉयल कोर्ट तक पहुंची तो उन्होंने फ्रांस पर अटैक करने का सुझाव दिया, लेकिन तब भी हेनरी बोला कि नहीं, हमें किसी राज्य से कोई लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि उससे सिर्फ बेकसूर लोगों की जानें ही जाती हैं। इसलिए उसने फ्रांस के राजा को बस ये लेटर भिजवाया कि अगर आपको सच में लड़ना है तो आप अपना एक किलर नहीं बल्कि पूरी सेना लेकर आ जाइए। हेनरी का ये रवैया देखकर सब सोचने लगे कि पता नहीं ये लल्लू कभी कोई युद्ध कर भी पाएगा या नहीं। या हेनरी के कजिन्स को भी फ्रांस के एक एजेंट ने आकर ऑफर किया कि आप अपने राज्य को इंग्लैंड से तोड़कर फ्रांस के साथ मिला सकते हो। अब यही बात उन कजिन्स ने विलियम को बताई और विलियम ने हेनरी को बता दी, जिसके बाद हेनरी ने ऐलान किया कि हमने फ्रांस की पिछली 2 गलतियां माफ कर दी थी, लेकिन अब लगता है कि हमें उनके साथ युद्ध करना ही होगा। ये कहकर उसने सबसे पहले उन कजिन्स का सर धड़ से अलग कराया जो फ्रांस से जुड़ने का सोच रहे थे। फिर यहाँ से निकलकर वो जॉन से मिलने पहुंचा, जहाँ उसने सबसे पहले जॉन से माफी मांगी कि दोस्त, मैं अपने काम के चलते तुमसे मिल नहीं पाया, इसलिए अब मैं तुम्हें अपनी सेना का चीफ योजनाकार बनाना चाहता हूँ। जिसके लिए पहले तो जॉन ने मना किया, लेकिन फिर हेनरी की दोस्ती के लिए उसने हाँ कह दी। अब अगले ही दिन ये सभी फ्रांस पर हमला करने निकल गए, जिसके लिए इन्होंने नदी किनारे खाली गांव में अपना कैंप लगाया और फ्रांस से पहले हार्फ्लेर पर कब्जा करने का सोचा, क्योंकि हार्फ्लेर की लोकेशन फ्रांस पर अटैक करने के लिए बेस्ट थी। इसलिए इन्होंने अगले 2 दिन तक हार्फ्लेर पर खूब गोलाबारी करी, जिसके चलते वहां के राजा ने खुद ही हेनरी के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। उसने हेनरी से यह भी रिक्वेस्ट करी कि प्लीज हार्फ्लेर के बच्चे और औरतों को बंदी ना बनाया जाए, जिसके लिए हेनरी ने हाँ कह दी। उसी रात इंग्लैंड के कैंप्स में फ्रांस का राजा लुइस आया, जो हेनरी को बातों बातों में इशारा देने लगा कि अगर तुम अपनी आर्मी को लेकर यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारा और तुम्हारी आर्मी सबका जीना हराम कर दूंगा। ये सुनकर हेनरी ने उसे तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो जॉन से बोला कि हमारे सोल्जर्स को लेकर फ्रांस की तरफ आगे बढ़ो। अगले दिन इंग्लैंड आर्मी थोड़ा और आगे जाकर अपने कैंप सेटअप करने लगी, जहाँ 3 बच्चे खाना बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां ढूंढने चले गए। लेकिन तभी उस जंगल में लुइस ने 2 बच्चों को मार के तीसरे बच्चे के साथ एक बच्चे का सर वापस भिजवाया, जिसे देखकर हेनरी आग बबूला होकर जॉन से बोला कि इसके बदले में तुम सारे फ्रेंच कैदियों का सर काट कर भिजवा दो। लेकिन जॉन ऐसा करने से मना करते हुए बोला कि हेनरी, गुस्से में खुद की असली पहचान मत भूलो। यहाँ हेनरी का एक सैनिक थोड़ा माहौल देखने आगे पहुंचा, जहां उसे पता चला कि लुइस तो इंग्लैंड से डबल सैनिक लेकर इनका इंतजार कर रहा है। ये देखकर सारे रॉयल कोर्ट वाले हेनरी को समझाने लगे कि हमें वापस इंग्लैंड चलना चाहिए। तब हेनरी बोला कि बस अब फ्रांस की इतनी बड़ी आर्मी देखकर हवा निकल गई। इतने में जॉन बोला कि मेरे पास एक प्लान है। बताओ बताओ। देखो, फ्रांस और हमारी आर्मी के बीच एक काफी गहरी जगह है, जहां आज रात बारिश होने से पानी और कीचड़ का संगम हो जाएगा, जिसके चलते उस कीचड़ में फ्रांस के घोड़े और उनके सैनिक हैवी कवच के चलते ठीक से खड़े भी नहीं हो पाएंगे, और तभी हमारे तीरंदाज फ्रांस की आर्मी की गोटी गायब कर देंगे।
इसलिए अब हमें कैसे भी करके फ्रेंच आर्मी को उस कीचड़ में लाना होगा। ये प्लान सुनकर रॉयल कोर्ट के लोग हंसने लगे कि छोटी बच्ची हो क्या। लेकिन हेनरी ने जॉन पर पूरा विश्वास दिखाते हुए उसके प्लान को अप्रूव कर दिया। अगले दिन इन सब की जंग की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन जब हेनरी ने जॉन को उस टुकड़ी के साथ जाते देखा जो कि सबसे ज्यादा खतरा मोलेगी, तब वो अपना मन बदलकर एक बार लुइस से बात करने पहुंचा, जहां वो बोला कि तुम चाहो तो मुझसे 1-on-1 फाइट कर सकते हो। लेकिन लुइस ने इस ऑफर को ठुकरा दिया, जिसके बाद हेनरी वापस अपनी सेना के पास आया, जहां उसने सबको आसान है बोलकर मोटिवेट करना शुरू कर दिया। अब इंग्लैंड के ज्यादातर सिपाही आसपास के जंगल में छिप गए और यहाँ जॉन एक टुकड़ी को लेकर फ्रांस की आर्मी को फंसाने चल दिया। फ्रांस ने भी जब इंग्लैंड की ये छोटी सी टुकड़ी देखी तो उसने अपने सैनिकों को इस टुकड़ी का काम खत्म करने भेजा। लेकिन आगे जाकर ये टुकड़ी उस कीचड़ में फंस गई, जिसके बाद ही जंगल में छुपे इंग्लैंड के सैनिकों ने फ्रांस की आर्मी पर तीर कमान से हमला कर दिया। यह देखकर लुइस ने अपनी और आर्मी भेजी। तभी हेनरी की बची हुई सेना ने भी जंगल से निकलकर फ्रांस की सेना पर हमला बोल दिया। इंग्लैंड की आर्मी के पास कोई कवच या घोड़े ना होने की वजह से उन्होंने कीचड़ में ही फ्रांस की सेना को कीचड़ चटानी शुरू कर दी। इतने में लुइस समझ गया कि अब वो हारने वाला है, इसलिए उसने हेनरी को 1-on-1 फाइट का चैलेंज दिया। लेकिन जैसे ही वो इतने भारी कवच के साथ कीचड़ में उतरा तो उसका वहीं डिस्को डांस शुरू हो गया। ये देखकर हेनरी ने कुछ इशारा किया और इशारा मिलते ही सैनिकों ने लुइस को वहीं ढेर कर दिया। अब कायदे से इतनी बड़ी जीत के बाद हेनरी को खुश होना चाहिए था, लेकिन वो इस लड़ाई से टूट गया, क्योंकि इस लड़ाई में उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त जॉन को खो दिया था। जस्ट लाइक दंगे। अगले दिन फ्रांस के राजा ने हेनरी के आगे सरेंडर करते हुए एक प्रस्ताव रखा कि प्लीज आप मेरी बेटी कैथरीन से शादी कर लीजिए, ताकि भविष्य में हमारे और आपके राज्य के बीच कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। कैथरीन को देखते ही हेनरी ने शादी के लिए हाँ कह दी। अब ये सभी वापस इंग्लैंड पहुंचे, जहां सब लोग अपने जंग जीत कर आए राजा और उनकी नई रानी को देखने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उससे पहले हेनरी कैथरीन से अकेले में मिलने पहुंचा, जहां कैथरीन बोली कि अगर आपको मुझे एक बीवी की तरह अपनाना है तो आपको मेरी इज्जत कमानी होगी। साथ ही उसने हेनरी से ये भी पूछा कि क्यों आपने फ्रांस पर हमला किया। तब हेनरी बोला कि मैं कब तक तुम्हारे पिताजी की गलतियों को माफ करता। उन्होंने मेरे लिए बॉल भेजी, एक किलर भेजा, यहाँ तक कि उन्होंने मेरे राज्य को अपने में मिलाने की कोशिश भी करी। तब कैथरीन बोली कि मेरे पिताजी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, उल्टा वो तो आपसे दोस्ती ही करना चाहते थे और जंग का प्रस्ताव भी आपकी तरफ से ही आया था। तब हेनरी को अपनी बहन की वो बात याद आई कि हेनरी को कोर्ट रूम की बातों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना था, इसलिए वो जल्दी से विलियम से मिलने पहुंचा, जहां वो विलियम से उस किलर के बारे में पूछने लगा जो फ्रांस से हेनरी को मारने आया था। विलियम, जिसने शुरू से अब तक सिर्फ झूठ ही कहा था, अब वो खुद के इस झूठ में फंसने लगा। तब हेनरी ने उससे पूछा कि फ्रांस की जीत पर तुम्हें कितनी जमीन का फायदा हुआ है। ये सुनकर विलियम ने अपनी सारी सच्चाई बता दी कि हाँ, मैंने शांति के लिए फ्रांस से ये जंग कराई। देख रहे हो, शांति के लिए जंग कराई। ये वही बात हुई कि जैसे ओपनहाइमर ने युद्ध को जल्दी खत्म करने के लिए एटॉमिक बॉम्ब बनाया। खैर, असल में इस मामले में विलियम का स्वार्थ निकला, क्योंकि अब फ्रांस जीतने के बाद उसके हाथ फ्रांस की लाखों एकड़ जमीन आ चुकी थी। लेकिन तब भी उसने अपना सर झुकाकर हेनरी से माफी मांगी और तभी हेनरी ने विलियम को अपने चाकू से माफी दे भी दी। जिसके बाद उसने कैथरीन के पास पहुंचकर उससे एक प्रॉमिस मांगा कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा मुझसे सच ही बोलोगी। तब कैथरीन बोली कि मुझे आपसे सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब मेरे नहीं तो कैथरीन के कहने से तो कर दो। तो चलो, आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हुए ये रहा आज का शाउट आउट। अब कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।